हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा स्पेशल पॉलिटी क्लास। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस तरह के क्लास इस चैनल पर बहुत सारे उपलब्ध हो चुके हैं। जो 1799 पदों की जो दरोगा की बहाली आई है, उसको लेकर हम ये वीडियो ला रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो हम ला रहे हैं। आपको पता होगा कि जीके जीएस से केवल दरोगा के एग्ज़ाम में जीके जी से केवल दरोगा के एग्ज़ाम में जो है 55 क्वेश्चन दिखाई देंगे, 55 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इस 55 से 60 क्वेश्चन के लिए लेकर स्पेशल जो है वीडियो दरोगा के लिए बनाया रहे हैं इस चैनल पर। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर जो कंटेंट है आप देखकर ज़रूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि इन कंटेंटों में जो भी प्रश्न कराएंगे उन प्रश्न से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं एक जगह कर दिए हैं, जिसे आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार आपको कंटेंट दिखा देते हैं, तब आपको हम क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए कंटेंट, देखिए कंटेंट से बहुत ही अच्छा से तैयार किया गया है कंटेंट। आप लोग देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं जो कि दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए हम इन फैक्टों को भी कराएंगे। कंटेंट आप एक बार देख लीजिए पूरा, तब हम इन प्रश्नों को कराने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सारे प्रश्न सेम इसी तरह के मिलेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को करते हैं। आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को, देखिए एक और बात बता दें कि बिहार दरोगा पॉलिटी का ये महत्वपूर्ण प्रश्न 2008 में पूछे गए प्रश्न है ये। ठीक है, 2008 के जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहे हैं। और देखिए यहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। चलिए आपको बताते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है और हृदय, और संविधान के प्रस्तावना को सामान्य रूप से संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न में पूछा गया हो कि किसके, अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को। और साधारण तौर पर या सामान्य तौर पर संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ऐसे पूछा जाए तो प्रस्तावना को। ठीक है, अब आपको दो चार यहाँ से और भी चीज़ें याद रखना है। देखिए अनुच्छेद जो 14 है, इसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कहा गया है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, यानी कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी ए, ए, या धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद जो 16 है, नियोजन में नागरिकों को समान अवसर, यानी कि सरकारी जो नौकरियां हैं इसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 16 में। अनुच्छेद 17 जो है इसमें क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित ये है, और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है 19 में। अनुच्छेद 20 के बारे में याद रखिएगा कि यह अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। ठीक है, और अब गिरफ्तारी के संबंध में ये संबंधित है, अनुच्छेद 20। अगला अनुच्छेद 21 जो है प्रांतिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको हम दिखाते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है?
यानी भारत के अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? तो ये आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। और महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। चलिए, महान्यायवादी से जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है जो दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहला आपको तो यही याद रखना है कि महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद याद रखना है 76 के तहत। और महान्यायवादी क्या होते हैं? यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, जिस तरह केंद्र में महान्यायवादी का पद है उसी तरह राज्य में भी महाधिवक्ता का पद है। ठीक है, महान्यायवादी के तरह राज्य में भी महाधिवक्ता का पद होता है और महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति हम लोग देख लिए कि 76 के तहत होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत होता है। ठीक है, 165 के तहत राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जितने भी यहाँ पर हम पॉइंट्स लिखे हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है जो बिहार दरोगा या आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं जिसमें जीके जैसे प्रश्न हैं वहाँ इनसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सेट है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2008 का बिहार दरोगा का। देखिए, अगला याद रखिए, भारत के प्रथम महान्यायवादी पूछा जाएगा तो MC सीतलवार। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी पूछा जाएगा तो R वेंकटरमणि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी हम ऊपर देखिए महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी की नियुक्ति देख लिए अनुच्छेद कितना के तहत होता है, कौन करते हैं। महाधिवक्ता की भी नियुक्ति देख लिए अनुच्छेद कितना के तहत, कौन करता है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी भी देख लिए कि MC सीतलवार हैं और वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमणि हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सारा पॉइंट है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75 के तहत याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, अभी हम लोग देख लिए। अनुच्छेद 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और आगे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के जो जज हैं और राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 217 के तहत। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे ये वाला तो आपको याद ही रखना है, कैग वाला। कैग से बहुत बार पूछा गया है दरोगा के एग्ज़ाम में। तो अनुच्छेद 148 जो है इसके तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है जिनको कैग कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 के बारे में सुनिए। तो अनुच्छेद 324 जो है इनके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। अब देखिए, UPSC के जो चेयरमैन हैं या संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है अनुच्छेद 316 के तहत। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति ही करते हैं। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो वित्त आयोग के भी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बार बार हम कह रहे हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, और ये कंटेंट जो है हर जगह नहीं मिलेगा,
इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। इस नंबर पर मैसेज करके इसका पीडीएफ आप फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर मैसेज करके इसका पीडीएफ हम से ले लीजिएगा। चलिए देखिए, अगला जो प्रश्न है कि लोकसभा के विघटन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो देखिए, लोकसभा की जो विघटन की शक्ति प्राप्त है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। लोकसभा के विघटन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए, अब इस प्रश्न का हम इस तरह व्याख्या किए हैं कि इनसे बनने वाले सारे प्रश्न आपसे बनेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम उन पॉइंट्स को दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए हम अगर आपको बताएं, इसमें ये जितने भी कंटेंट बनाए हैं इसमें बहुत अधिक मेहनत लगा है, इसलिए इस कंटेंट के लिए और इस मेहनत के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ठीक है। और इस तरह का जो वीडियो इस चैनल पर प्रतिदिन आ रहा है तो आप लोग उसे भी देखा करिए, ठीक है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो किनके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। अनुच्छेद याद रखना है कितने के तहत करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 85 के 2 ख के तहत करते हैं, ठीक है। ध्यान देना है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। ये भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बताते हैं, सुनिएगा। लोकसभा के विघटन के बाद मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहती है जब तक नई लोकसभा नहीं चुनी जाती। तो एक बार लोकसभा का विघटन अगर हो जाता है तो मंत्रिपरिषद तब तक बना रहता है जब तक नया लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री, अब देखिए सेम उसी तरह जो हम ऊपर देखे थे कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। अनुच्छेद कितने के तहत बताए थे फ्रेंड्स, तो 85 के 2 ख के तहत। उसी तरह हम आपको यहाँ बताते हैं कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य की विधानसभा का भी विघटन होता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य की विधानसभा का विघटन राज्यपाल के द्वारा होता है। अनुच्छेद 174 2 ख के तहत, 174 2 ख के तहत याद रखना है। और लोकसभा का विघटन होता है 85 2 ख के तहत, ठीक है, ये याद रखना है। और विधानसभा का विघटन राज्यपाल करते हैं 174 2 ख के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितना बताएं उतना कम है। अब देखिए, यहाँ हमको लिखना था संसद, लिखा गया है सांसद, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे। यहाँ याद रखिएगा संसद। संसद से याद रखिएगा कि संसद की जननी जो है इंग्लैंड को माना जाता है। ये भी बहुत बार पूछा है कि संसद की जननी किस देश को माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है। और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसके अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग का वर्णन किया गया है। तीनों के बारे में आप लोग जानते भी हैं। 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अंग है 3 गो, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, लोकसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है, मूर्खों का सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन कहा जाता है। तो इनको बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। आगे देखिए, राज्यसभा जो है इनका वर्णन अनुच्छेद 80 में है। इसे उच्च सदन, विद्वानों का सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, बूढ़ों का सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है तथा इनके सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा के सदन का कार्यकाल 5 साल का होता है और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये याद रखना है। लेकिन राज्यसभा में उल्टा होगा, राज्यसभा में कुछ अलग होगा, उस पर ध्यान देना है। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है।
तो राज्यसभा के सदन का कार्यकाल अनिश्चित होता है, ठीक है, तथा उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है। सदन का कार्यकाल अनिश्चित होता है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब आके देखिए न्यूनतम आयु सीमा के बारे में बात कर देते हैं। तो देखिए राज्यसभा के जो न्यूनतम लोकसभा की जो न्यूनतम आयु है बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सदस्यों की संख्या हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 550 है, बहुत बार पूछा गया है। वर्तमान में 543 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं ठीक से, जिससे आपको दिख जाए, ठीक है। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसके सिफारिश पर लगाया जाता है। तो देखिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है ये आपको ध्यान देना है कि राज्यपाल के सिफारिश पर लगाया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसके सिफारिश पर लगाया जाता है, तो राज्यों के राज्यपाल के सिफारिश पर लगाया जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति शासन के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और इन प्रश्न से और कितने प्रश्न बन सकते हैं उनके भी बारे में चर्चा करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें उनको, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी हम आपको इस वीडियो मतलब क्लास कराएं तब आप कॉपी कलम लेकर बैठें और सारे प्रश्नों को लिखते भी रहें, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है, मेरा बात मानिए। आपके लिए बिहार दरोगा में इसके अलावा दूसरा कुछ पूछेगा ही नहीं, ठीक है, जो हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उनसे बनने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करवा रहे हैं, और पूछेगा तो उन्हीं में से किसी एक को पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें और करें, ठीक है। चलिए हम इससे संबंधित और भी प्रश्नों को बताते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। आप लोग जानते हैं आपातकाल के बारे में। आपातकाल का जो वर्णन है संविधान के भाग 18 में किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। पहला तो प्रश्न यहीं से आपको याद रखना है कि आपातकाल का जो वर्णन है अनुच्छेद संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका किया गया है, ठीक है। अब देखिए आपातकाल के प्रकार, ध्यान सुनना है। आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। बहुत आसान, मतलब कि बहुत कम शब्द में हम आपको समझा देते हैं तीनों के बारे में। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह जब किसी देश से युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण का खतरा रहता है, सशस्त्र विद्रोह होने का खतरा रहता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लगता है अनुच्छेद 358 स्वतः ही लग जाता है और अनुच्छेद 358 क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है और अनुच्छेद 358 लग जाता है और स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है, ठीक है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, आपको याद रखना है। 1962 में, 1962 में, 1962 में, 1971 में और 1975 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ध्यान देना है राष्ट्रपति शासन पर, क्योंकि अभी यहीं से प्रश्न था। तो राष्ट्रपति शासन देखिए राज्य में कब लगता है, जब संवैधानिक तंत्र विफलता रहता है, संवैधानिक खतरा रहता है तो लगाया जाता है, और ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और भारत में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है 130 बार से ज़्यादा लग चुका है राज्यों में, ठीक है। और देखिए अभी एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, लेकिन अभी तक भारत में एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यह आर्थिक संकट की स्थिति में लगाया जाता है, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो 3 बार लगाया गया था, कब कब लगाया गया था, तो 62 में जब युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध 62 से 68 के बीच में,
तो बाहरी आक्रमण के कारण ये जो लगा था राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 62 में। अगला है भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, 1971 से 77 के बीच में, तो ये भी बाहरी आक्रमण के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है। और इंदिरा गांधी के समय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तीसरा बार 1975 में, 25 जून 1975, 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 तक, ये लगभग 21 महीनों के लिए लगाया गया था। ये आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया। अब चलिए जो प्रश्न ऊपर पूछा था उनका भी हम थोड़ा व्याख्या और कर लेते हैं। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है, ये याद रखना है कि सिफारिश कौन करता है, तो राज्यपाल। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है ये भी पूछता है, बहुत बार प्रश्न ये पूछा है कि बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है, 8 बार। ठीक है। और एक और प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक बार भारत में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो मणिपुर में लगा है 11 बार। बिहार में 8 बार और सबसे अधिक पूछा जाएगा तो मणिपुर। और ऐसा कौन सा राज्य है जहां राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पे अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अब बताइए प्रश्न कहाँ से आएगा, कोई भी प्रश्न जो आएगा इन्हीं में से आएगा। ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है। बहुत मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें हम तैयार किए हैं। आप लोग इसके लिए लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है। एक हम नए चैनल वाले हैं और बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। देखिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण दिया गया है। 20 में आप लोग गिरफ्तारी से संबंधित थे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में दिया गया है। ठीक है। ये सब याद रखना है। स्वतंत्रता के अधिकार में 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करता था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया है। चलिए इनको व्याख्या करते हैं और इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स में जो भी इनके बारे में डेटाएं लिखे हैं वो सारे पूछे गए हैं। देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए संविधान के भाग 1 के बारे में थोड़ा बता दें। संविधान के भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है और ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान का जो भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है और इसमें नागरिकता का वर्णन है। संविधान का जो भाग 3 है ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है और इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। संविधान के भाग जो 4 है ये जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। तो ये चारों आपको याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। लेकिन सदन का कार्यकाल पूछा जाएगा तो अनिश्चित होता है। ठीक है। निश्चित नहीं है वो। ठीक है। अनिश्चित होता है। वही लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 5 वर्ष होता है। ठीक है। और लोकसभा का सदन का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये आपको याद होगा। देखिए प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार ये निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। चलिए हम विधेयक के बारे में पूरी जानकारी देते हैं जिनसे आपसे किसी भी एग्जाम में विधेयक से कुछ भी पूछा जाए बता देंगे। चलिए तो आप देखिए विधेयक के बारे में इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स में देखिए विधेयक, पहले हम क्या बताएं विधेयक क्या होता है। ठीक है। तब हम आपको बात दूसरी चीज़ बताएंगे। देखिए
विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया एक विधि प्रस्ताव होता है। किसी भी कानून के लिए हम लोग को कानून बनाने के लिए सबसे प्रस्ताव रखते हैं संसद के किसी सदन में, वही विधेयक कहलाता है। और भारत के राष्ट्रपति की सहमति पर यह कानून बन जाता है, यही विधेयक कानून बन जाता है। और देखिए, अब विधेयक के प्रकार हम आपको बताते हैं। विधेयक जो होता है वह मुख्य रूप से यहाँ 4 प्रकार बताएं विधेयक का, समझना है आपको। देखिए, विधेयक जो है, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। साधारण विधेयक क्या होता है समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान भाषा में लिखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, यह विधेयक पैसा या बजट से जुड़े मामलों को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारा मुद्दों पर कानून बनाने के लिए होती है। सारे मुद्दों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अपराध पर या किसी नए विभाग के बनाने के संबंधित कानून पर। तो साधारण विधेयक में पैसा या बजट से जुड़ा जो मामला है उसको छोड़कर सारा काम होता है, सारे मुद्दों पर कानून बनता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, इस सब पर। ठीक है, ये याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 7 में है, 107 में। साधारण विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 107 में है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में सहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान, असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। और इसका बुलाने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में है। और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, और बुलाते भी हैं। देखिए, अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत ही कोई विधेयक होता है, इसे विधायक हो गया है लेकिन यह विधेयक होगा, विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देते हैं 111 के तहत। धन विधेयक के बारे में समझिए। यह विधेयक केवल पैसों से जुड़ी विषयों जैसे टैक्स लगाना, हटाना, सरकार के खजाने से जैसे पैसा, संचित निधि से पैसा निकालना, उसमें जमा करना, इन्हीं विषयों पर कानून बनाने के लिए होती है धन विधेयक। ठीक है। और धन विधेयक के बारे में खास बात आपको याद रखना है कि धन विधेयक पूरी तरह से सरकारी वित्त यानी पैसों से जुड़ा होता है। ठीक है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है। ठीक है। उसी तरह चलिए वित्त विधेयक के बारे में देखिए। वित्त विधेयक देखिए, यह विधेयक जो होता है पैसों से जुड़ी नियम बनाता है, लेकिन इसमें केवल वही विषय शामिल नहीं होते हैं जो धन विधेयक के लिए अनिवार्य है। इस वित्त के साथ साथ अन्य समान विधायी विषय भी होते हैं इसमें। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे पारित करने की प्रक्रिया जो है साधारण और धन विधेयक का इसमें मिश्रण होता है। इसमें पैसा वाला भी काम होता है, मतलब कि धन से संबंधित वाला भी, और धन से जो संबंधित नहीं है, जिसे साधारण विधेयक में पास होता है वैसा भी कार्य होता है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 से संबंधित है, तो ध्यान देना है 117 से संबंधित है। साधारण जो है 107 से, धन 110 से, और वित्त विधेयक 117 से, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संसद का जननी ब्रिटेन को माना जाता है, संसद का जननी ब्रिटेन को माना जाता है और ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अमेरिका की राजधानी आपको याद रखना है कि वाशिंगटन डीसी है, आयरलैंड की डब्लिन है, ब्रिटेन का लंदन है, कनाडा का ओटावा है। ठीक है। अगला आपको ध्यान देना है, मतदान करने की न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है, 89 के तहत जो है मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको कुछ बात ध्यान देना है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था 1989 में। भारत सरकार का अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार मिला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला, कि भारत सरकार का अधिनियम 1919 के तहत महिला को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार मिला था। कब? 1919 में। आगे देखिए, स्थानीय
निकाय जैसे पंचायती राज संस्था हो गया, नगर पालिका हो गया, यहाँ चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष उम्र नहीं है, यहाँ 21 वर्ष, ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और 42वां संविधान संशोधन के बारे में याद रखिएगा कि 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और इसमें संविधान के भाग 4 के क, अनुच्छेद 51 के क के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान के तहत ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और लोकसभा और राज्यसभा की जो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के कार्यकाल को जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत। और शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षी, नापतोल, न्याय का प्रशासन जैसे राज्य सूची के जो विषय थे इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के बारे में जो लिखे हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पहले देख लें, ठीक है। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन बिहार दरोगा या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द इससे जोड़ा गया था। और संविधान के भाग 4 के क 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 के क के तहत 10 मौलिक कर्तव्य और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा के और विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। हालांकि 44वां संविधान संशोधन में से घटाकर फिर 5 वर्ष कर दिया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षी, नापतोल, न्याय का प्रशासन जैसे राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखिए 44वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया था। और आगे याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में हुआ था, जिसमें दल विरोधी कानून बने थे। दल विरोधी कानून कब बना था? 1985 में, किस संविधान के संशोधन के तहत? 52वां संविधान संशोधन के तहत। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और फिर से आपको बताते हैं फ्रेंड्स, इस पे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनको आप लोग 2-3 बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। मेरा विश्वास करिए, ये जब एग्ज़ाम दीजिएगा तब आपको पता चलेगा।